जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय इतिहास के क्रम में हम आधुनिक भारत के इतिहास को देख रहे थे। उसमें भी दोस्तों हम लोग प्रमुख जो गवर्नर जनरल हुए थे, जिनसे सवाल बार बार परीक्षाओं में बनते हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, कल हम लोग जो है पहले वायसराय के बारे में पढ़े थे, लॉर्ड कैनिंग के बारे में पढ़े थे। उसमें भी बहुत सारे जो सवाल बनते थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। दोस्तों, आइए अब हम लोग आगे उनके बारे में, जो उनके बाद वाले वायसराय आए थे, जो उनसे प्रमुख जो प्रश्न बनते हैं, अब उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले जो है हम लोग जो पढ़ चुके हैं वो एक बार रिवाइज आप लोग कर लीजिएगा, ताकि चीज़ें आपको कोलिब्रेट करने में अच्छा रहेगा। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जब कैनिंग जब चले गए यहाँ से, तो लॉर्ड कैनिंग के जाने के बाद दोस्तों लॉर्ड एल्गिन प्रथम आए थे। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, इनका कार्यकाल दोस्तों 1862 से 1863 तक का था। एक ही साल का इनके पास समय रहा था, और एक साल में दोस्तों वैसा कोई भी महत्वपूर्ण इनके समय काम नहीं किया गया था। हाँ, एक चीज था कि इनके समय जो पूर्व में वहाबी आंदोलन चल रहा था, ये सवाल परीक्षाओं में बनता है दोस्तों। वहाबी आंदोलन, ठीक है, वहाबी आंदोलन क्या था दोस्तों? वहाबी आंदोलन बेसिकली एक मुस्लिम सुधार आंदोलन था। इसके जो प्रवर्तक थे दोस्तों, याद रखिएगा, रायबरेली के सैयद अहमद थे। ठीक है, याद रखिएगा, सैयद अहमद। ठीक है, सैयद अहमद जो थे ये थे, और ये जो दोस्तों रायबरेली के थे। ठीक है, रायबरेली। ठीक है, सैयद अहमद इसके पूरे भारत में जो है प्रवर्तक थे किनका? बहावी आंदोलन का। और बहावी आंदोलन दोस्तों ये 1828 के आसपास, 28, 29 या 30 भी कहीं कहीं मिलता है, तो 1828 के आसपास जो है बहावी आंदोलन की शुरुआत भारत में की गई थी दोस्तों। ठीक है, इसके जो प्रवर्तक थे ये सैयद अहमद थे, जिसका पूरा नाम सैयद अहमद बरेलवी कहा जाता है, और ये रायबरेली से संबंधित थे दोस्तों। और एक सवाल ये भी आ जाता है दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं में आता है, कि इसका मुख्य केंद्र कहाँ था? तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था दोस्तों। ठीक है, काफी बार ये परीक्षा में सवाल बना है कि इसका मुख्य केंद्र कहाँ था, तो ये पटना था दोस्तों। पटना में जो है इसके जो प्रवर्तक थे, जो इनके संचालक थे, उसका नाम था विलायत अली और इनायत अली। याद रखिएगा, विनायत अली और इलायत अली, ये दो व्यक्ति पटना में इसके संचालक थे। एक चीज और प्रश्न बनता है दोस्तों, ये जो लॉर्ड एल्गिन है, लॉर्ड एल्गिन के समय धीरे धीरे जो है इसका केंद्र गढ़मलका हो गया था, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया? इसके केंद्र को ध्वस्त कर दिया था दोस्तों। तो याद रखिएगा, बहावी आंदोलन का जो है जो केंद्र गढ़मलका हो गया था, ये इस समय लॉर्ड एल्गिन के समय इसको समाप्त कर दिया गया था, मतलब इनके केंद्र को ध्वस्त कर दिया गया था। लेकिन बाद में धीरे धीरे आंदोलन ये स्थिर पड़ गया, और 1980 के दशक में दोस्तों ये समाप्त हो गया था। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं इनके बारे में। आगे है दोस्तों, अगला जो वायसराय आए थे उसका नाम था दोस्तों सर जॉन लॉरेंस। ठीक है, सर जॉन लॉरेंस भी दोस्तों कम ही समय के लिए भारत आए थे, जिसमें कि महत्वपूर्ण जो प्रश्न इनसे बन सकता है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इनके समय 1865 में टेलीग्राफ सेवा जो है वो भारत से दूसरे देशों तक पहुंची थी। इसमें पूछा जाता है दोस्तों, भारत से यूरोप के बीच, ठीक है, भारत से यूरोप के बीच टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत किस वायसराय के समय हुआ था? तो ये दोस्तों सर जॉन लॉरेंस के समय हुआ था। टेलीग्राफ के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि टेलीग्राफ की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय किया गया था, और पहली बार जो है ये टेलीग्राफ की शुरुआत भारत में कलकत्ता से आगरा के बीच दोस्तों किया गया था। ठीक है, तो इन चीजों को आप याद रखेंगे। 1865 में भारत से यूरोप के बीच ये टेलीग्राफ सेवा की इनकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब आइए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है दोस्तों लॉर्ड मेयो। दोस्तों हम काफी कम चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कारण ये है दोस्तों कि परीक्षाओं में जो बार बार सवाल बनते हैं, जब आप सेट बनाते होंगे तो आप देखते होंगे इन सभी चीजों के बारे में कि यही पूछा गया था। ठीक है, ऐसे ही सवाल पूछे गए थे। इनसे एक दो प्रश्न जो महत्वपूर्ण बनता था उनके बारे में हम बात किए। आगे दोस्तों जो है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल दोस्तों 69 से जो है 72 तक रहा था। ये दोस्तों
जो है 1869 में लॉर्ड मेयो आए थे और इन्होंने काफ़ी कुछ भारत में किया, बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य भी किए थे जो कि हम लोग देखते हैं टू द पॉइंट। इसके समय दोस्तों लॉर्ड मेयो जब पहली बार आए तो लॉर्ड मेयो ने पहली बार, याद रखिएगा, 1872 में कृषि विभाग, ठीक है, कृषि विभाग की स्थापना किया था। ठीक है, तो प्रश्न आता है भारत में कृषि विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय किया गया था? तो ये दोस्तों ये लॉर्ड मेयो के समय किया गया था। लॉर्ड मेयो से अगला जो सवाल आता है दोस्तों, लॉर्ड मेयो ही ऐसे पहले वायसराय थे जिनके समय पहली बार जनगणना कराई गई थी दोस्तों। ठीक है, तो जनगणना की शुरुआत दोस्तों जो है भारत में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू की गई थी और लॉर्ड मेयो के ही काल में 1871 में, ठीक है, 1871 में पहली बार 71-72 में जनगणना की शुरुआत की गई थी। हालांकि दोस्तों ये जो है कोई साइंटिफिक जनगणना नहीं थी, ये जो है ऐसा नहीं कहा गया था कि ये जनगणना ऑथेंटिक थी। लेकिन हाँ, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे 1881 का जब लॉर्ड रिपन के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि वो एक सिस्टमेटिक था और वहाँ से दोस्तों हमेशा 10 साल के बाद जनगणना भारत में आयोजित की जाती थी। अब जनगणना के बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। जनगणना दोस्तों संघ सूची का विषय है, ठीक है, संघ सूची का विषय है और ये दोस्तों संविधान के आर्टिकल 246, याद रखिएगा 246, याद रखेंगे 246, आर्टिकल 246 में इसकी चर्चा की गई है जनगणना की। जनगणना जो है दोस्तों ये पहली बार ऋग्वेद में इसकी चर्चा की गई, फिर दोस्तों बाद में अर्थशास्त्र में भी चर्चा की गई जो कि कौटिल्य चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। बाद में जो है आईने अकबरी में भी जो अबुल फजल लिखे थे उसमें भी जनगणना की चर्चा की गई है दोस्तों। और जनगणना के बारे में और एक चीज जान लेंगे कि जनगणना अभी तक के क्रम में जो 2011 में हुआ वो 15वीं जनगणना अभी तक की थी दोस्तों। ठीक है, 15वीं जनगणना याद रखेंगे। और 2011 के जो थे वो सी चंद्रमौली। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक चीज और याद रखेंगे, जनगणना से एक चीज और याद रखेंगे कि पूरे विश्व में जनगणना की शुरुआत करने वाला पहला देश स्वीडन था दोस्तों। याद रखेंगे स्वीडन विश्व में जनगणना की शुरुआत करने वाला पहला देश स्वीडन था दोस्तों। हालांकि इसका कोई भी ये टाइमिंग के साथ नहीं किया गया था, लेकिन हाँ अगर पूछा जाए कि 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत करने वाला विश्व का पहला देश कौन, तो यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, यूएसए 10 वर्षीय जनगणना शुरुआत करने वाला विश्व का पहला देश बना था। और ये दोस्तों स्वीडन जो है ये पहली बार जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को ही जाता है। ठीक है, इन सभी चीजों को आप याद रखेंगे। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं। लॉर्ड मेयो के समय एक और चीज किया गया, ये जो है लॉर्ड मेयो ये कैदियों की आर्थिक दशा को सुधारना चाहते थे। इसी क्रम में दोस्तों ये चले गए थे अंडमान। ठीक है, अंडमान का एक जेल है जिसका नाम याद रखिएगा सेलुलर जेल। सेलुलर जेल गए थे और सेलुलर जेल में ही दोस्तों ये एक कैदी थे जिसका नाम था शेर खान। याद रखिएगा शेर खान नामक कैदी के द्वारा कहा जाता है कि इनकी हत्या वहीं पर कर दी गई थी। और एक सवाल बनता है दोस्तों कि अभी तक के इतिहास में ऐसे कौन वायसराय हुए जिनकी हत्या भारत में की गई, तो ये दोस्तों जो है लॉर्ड मेयो की हत्या अभी तक के इतिहास में पहले ऐसे वायसराय हुए जिनकी हत्या भारत में हो गई थी। और ये भी पूछा जाता है किस व्यक्ति ने, तो शेर खान ने कहाँ किया था, तो अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में दोस्तों। इन चीजों को आप याद रखेंगे। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों हम लोग लॉर्ड लिटन के बारे में पढ़ेंगे। लॉर्ड लिटन से काफी सवाल बनते हैं और काफी कुछ है इनसे जो सवाल बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। लॉर्ड लिटन जो है इनकी अगर व्यक्तिगत रुचि को देखें तो ये अभी तक के इतिहास में, अभी तक के जितने भी वायसराय के इतिहास में जितने भी लोग आए उनमें सबसे अच्छे निबंध लेखक थे। मतलब अभी तक के इतिहास में सबसे अच्छा राइटर अगर कोई आए थे, एक राइटर के तौर पर ये थे, ये अभी तक के इतिहास में सबसे अच्छे लेखक थे। कौन? लॉर्ड लिटन। दोस्तों लॉर्ड लिटन का वास्तविक नाम मेरेडिथ ओवन था। याद रखिएगा मेरेडिथ ओवन के नाम से ये निबंध लिखा करते थे, लेकिन वायसराय के रूप में हम इसको लॉर्ड लिटन पढ़ते हैं। ठीक है, अब लॉर्ड लिटन क्या क्या काम किए थे भारत में, अब उसको देखते हैं।
ये लॉर्ड लिटन के समय दोस्तों क्या हुआ, पहला काम भारतीय राजपथ अधिनियम आया था। भारतीय राजपथ अधिनियम ये जो दोस्तों 1876 में आया था। ठीक है, 1876 में ये अधिनियम आया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों कि महारानी जो थी, महारानी विक्टोरिया को सम्मानित करना था दोस्तों। ठीक है, तो उन्हीं के क्रम में पहली बार जो है, याद होगा आपको कि पहली बार इसी क्रम में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है, फर्स्ट दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार याद रखिएगा। फर्स्ट दिल्ली दरबार जो है दोस्तों ये हुआ था 1876-77 में, और इसी समय महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। याद रखिएगा 1877 में जो है महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। दिल्ली दरबार से दोस्तों जो प्रश्न आते हैं वो भी आप देख लीजिए। अभी तक के इतिहास में मतलब टोटल जो दिल्ली दरबार जो हम लोग पूरा पढ़ेंगे उसमें 3 दिल्ली दरबार हुआ था। ठीक है, एक तो हुआ आपका 1977 में, 76-77। ठीक है, 1876-77। दूसरा जो दिल्ली दरबार हुआ ये 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, और एक और जो दिल्ली दरबार हुआ था दोस्तों वो 1911 में हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय। ठीक है, तो याद रखेंगे ये लॉर्ड कर्जन के समय दूसरा, और तीसरा जो है लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था दोस्तों। ठीक है, इन चीजों का आप याद रखेंगे। अब आ जाइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये था भारतीय राजपथ अधिनियम। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यही था दोस्तों कि उनको सम्मानित करना था, वहां की महारानी विक्टोरिया को। अगला है दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, क्योंकि ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या करता था, इसको दम घोटू कानून भी कहा जाता था। ठीक है, इसको दम घोटू कानून भी कहा जाता था। कारण ये था दोस्तों कि इसमें अगर जो भी क्षेत्रीय भाषा में, ठीक है, जो भी अगर क्षेत्रीय भाषा में अखबार छपते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। तो ये इस एक्ट के माध्यम से प्रतिबंधित किया जाता था दोस्तों। ये जो वर्नाकुलर लाया गया था ये मुख्यतः 2 अखबार उस समय चलती थी, उसको ज़्यादातर ध्यान में रख के इस पे वो लगा दिया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कारण ये था वो लोग मानते थे कि अगर क्षेत्रीय भाषा में जो अखबार छपते हैं उसमें अंग्रेजों के विरुद्ध जो है कुछ संयंत्र किया जाता है, इसी वजह से जो है इन्होंने इस एक्ट को लाया था। ठीक है, इसके माध्यम से दोस्तों इन्होंने जो 2 पत्रिका पर टारगेट किया था, जो उन्होंने ज़्यादातर उन पे लगाया था, वो दोस्तों उसका नाम था सोम प्रकाश। सोम प्रकाश याद होगा, सोम प्रकाश। सोम प्रकाश दोस्तों हम लोग कल भी पढ़े थे। सोम प्रकाश जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पुस्तक है जो लिखा गया था। एक और किताब हम लोग पढ़े थे सत्यार्थ प्रकाश, वो दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था दोस्तों। तो ये सोम प्रकाश जो है ये दोस्तों बंगाली भाषा में, ठीक है, याद रखिएगा बंगाली भाषा। अब दोस्तों जो है भाषा याद रखिएगा किस भाषा में लिखा गया था। तो ये जो दोस्तों बंगाली भाषा में लिखा गया, और ये कलकत्ता से ये जो है इसका ये होता था। ठीक है, कलकत्ता से इसका संपादन होता था, कलकत्ता याद रखिएगा। ठीक है, कलकत्ता, कलकत्ता से ये प्रेस जो है ये पुस्तक रिलीज होती थी। इसके बाद दोस्तों एक जो दूसरा था उसके बारे में भी आप जानिए। दूसरा जो था जिस पर उनको भी टारगेट किया गया उसका नाम था दोस्तों याद रखिएगा अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, एक पत्रिका आती थी जिसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका, और ये दोस्तों 2 व्यक्तियों के द्वारा संचालित की जाती थी, संपादित किया जाता था। पहला नाम था मोतीलाल घोष और दूसरा था शिशिर कुमार घोष। ठीक है, इन दोनों के द्वारा जो है एक पत्रिका यही अमृत बाजार पत्रिका थी। ये भी दोस्तों बंगाली भाषा में छपती थी और ये जो है कलकत्ता से ही प्रकाशित होता था। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, ये एकमात्र ऐसी पत्रिका थी जो कि रातों रात अपना लैंग्वेज बांग्ला से अंग्रेजी कर दिया था। ठीक है, तो एक सवाल ऐसे ही बनता है कि ऐसी कौन सी पत्रिका थी जिन्होंने अपना लैंग्वेज बंगाली से हटाकर अंग्रेजी अनुवाद करना शुरू कर दिया था। तो ये दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका था, याद रखिएगा अमृत बाजार पत्रिका। इसके जो संपादक थे मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष, ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक चीज और जान लेंगे, भारत का पहला समाचार पत्र जो छपा था अंग्रेजी में उसका नाम था बंगाल गजट। याद रखिएगा बंगाल गजट, बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट। ये जो इसके संपादक थे जेम्स अगस्टस हिक्की। ठीक है, इसका पूरा नाम ऐसे जेम्स हिक्की मिलता है सब जगह।
जो है जेम्स ऑगस्टस हिकी जो है इसके संपादक थे। और ये जो है 1880 में ये कलकत्ता से जो है प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, ये अंग्रेजी भाषा में छपने वाला भारत का पहला अखबार है बंगाल गजट। जेम्स ऑगस्टस हिकी इसके संपादक थे और ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था। अगर हिंदी की बात करें दोस्तों तो भारत का पहला हिंदी अखबार उदंड मार्तंड था। याद रखिएगा, उदंड मार्तंड भारत में छपने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था। ये भी कलकत्ता से प्रकाशित की जाती थी और इसके जो संपादक थे पंडित जुगल प्रसाद किशोर थे। ठीक है, पंडित जुगल प्रसाद शर्मा थे। याद रखिएगा, जुगल किशोर। ठीक है, पंडित जुगल किशोर शर्मा थे इसके संपादक, याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों भारतीय शस्त्र अधिनियम। ये भी लॉर्ड लिटन के समय लाया गया था। ये दोस्तों 1878 में आया था। ठीक है, 1878 में ये शस्त्र अधिनियम लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। ये क्या था दोस्तों, ये क्या था, ये एक्ट कहता था कि अगर आप लाइसेंस रखते हैं, मतलब आप अगर कोई शस्त्र रखते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना जरूरी है। अगर लाइसेंस आपके पास नहीं है तो आपको 3 साल का, ठीक है, 3 साल का आपको जो है ये जेल हो सकती है, नहीं तो उसके बाद भी आप पे आर्थिक रूप से जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक है, ये तो एक कंडीशन था। दूसरा कंडीशन इसमें कहता है कि अगर आपके पास लाइसेंस आप नहीं लिए हैं, मतलब अगर आप अवैध रूप से छुपा के आप अगर लाइसेंस रखते हैं तो इसके लिए सजा का प्रावधान 7 वर्ष किया गया था दोस्तों। ठीक है, 7 वर्ष इसका प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, इन चीजों को आप याद रखेंगे। लेकिन दोस्तों इसका विरोध भारत में क्यों किया गया, कारण ये था कि ये सिर्फ भारतीयों के लिए ही कानून था। इसमें अंग्रेज और एंग्लो इंडियन ये दोनों शामिल नहीं होते थे दोस्तों। ठीक है, एंग्लो इंडियन जो है, एंग्लो इंडियन अनुच्छेद 366 का सेक्शन 2 में है। ठीक है दोस्तों, ये एंग्लो इंडियन की चर्चा 366 के 2 में, खंड 2 में एंग्लो इंडियन की चर्चा है। एंग्लो इंडियन हम उनको कहते हैं कि जिनके पूर्वज भारत में पहले से ही रह रहे थे या फिर उनके वंशज कोई यूरोपीय थे दोस्तों। ठीक है, तो ये एंग्लो इंडियन था। अभी वर्तमान में लोकसभा में भी और विधानसभा में एंग्लो इंडियन को रखा जाता था, लेकिन अभी जो है इनको समाप्त कर दिया है दोस्तों। ठीक है, उनके लिए सीटें रिजर्व थी लेकिन अब समाप्त कर दिया गया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों भारतीय नागरिक सेवा अधिनियम। ठीक है, भारतीय नागरिक सेवा अधिनियम क्या था, हम लोग पढ़े थे कि प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत भारत में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासनिक क्षेत्रों में इनको बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो यही कारण था। लेकिन लॉर्ड लिटन क्या किया दोस्तों, इनकी जो उम्र सीमा होती है, मिनिमम जो एलिजिबिलिटी होती है, उम्र सीमा, वो 21 वर्ष था, लेकिन लॉर्ड लिटन इसको घटा के 18 साल कर दिया। ठीक है, 21 साल से घटाकर जो है ये दोस्तों 18 साल कर दिया। इसका मानना था कि अगर हम कम कर देंगे तो लोग ग्रेजुएट होते होते जो है कम समय में हो जाएंगे, तो फिर ज़्यादातर भारतीय नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब भारतीयों को रोकने के लिए, भारतीयों को सिविल सेवा में जाने से रोकने के लिए लॉर्ड लिटन ने उम्र सीमा घटा दी थी दोस्तों। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। लेकिन बाद में हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड रिपन के समय कि लॉर्ड रिपन फिर इनको 18 से 21 कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बारे में एक और चीज जान लेते हैं कि भारत के पहले आईसीएस पदाधिकारी, अभी जिसको हम आईएएस कहते हैं, उस समय इसको आईसीएस पदाधिकारी कहा जाता था। ठीक है, ठीक है, आईसीएस पदाधिकारी कहा जाता था उस समय। ठीक है, और इस पर चयनित होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे दोस्तों। याद रखिएगा, इस पर चयनित होने वाले पहले जो व्यक्ति थे, पहले भारतीय थे, वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी तक दोस्तों ठीक है, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा एक बार देख लेते हैं। अभी हम लोग लॉर्ड एल्गिन के बारे में पढ़े। लॉर्ड एल्गिन जो है
कैसे उन्होंने गढ़मुल्का को ध्वस्त कर दिया था, जो वहाबी आंदोलन के लिए प्रमुख था। उसके बाद दोस्तों हम लोग वहाबी आंदोलन के बारे में थोड़ा पढ़े कि पटना इसका मुख्य केंद्र था। विलायत अली और इलायत अली यहाँ से मुख्य प्रवर्तक थे इसके। इसके बाद दोस्तों हम लोग सर जॉन लॉरेंस के बारे में पढ़े। सर जॉन लॉरेंस के बारे में पढ़े दोस्तों कि ये जो है इन्हीं के समय टेलीग्राफ की शुरुआत की गई थी, जो कि भारत और यूरोप के बीच 1865 से शुरुआत की गई। फिर दोस्तों हम लोग लॉर्ड मेयो के बारे में पढ़े। लॉर्ड मेयो कृषि विभाग की स्थापना किए, उसके बाद जनगणना कराई, और उसके बाद जो है दोस्तों ये खुद सेलुलर जेल में इसकी हत्या एक शेर खान नामक व्यक्ति के द्वारा कर दिया गया था, और ये पहले ऐसे वाइसराय हुए जिनकी हत्या भारत में की गई थी दोस्तों। इसके बाद हम लोग लॉर्ड लिटन के बारे में पढ़े। लॉर्ड लिटन में राजपथ अधिनियम, वर्नाकुलर, ये सभी दोस्तों एक बार इसको आप लोग देखिएगा, फिर से चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, और निश्चित तौर पर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। आप इसको 1 से 2 बार देखिएगा, चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।